तो एक बार फिर 10th के सभी छात्रों का स्वागत है। और 10th के सभी छात्र अब पूरी तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। 6 मई से जैसा कि आपको पता है कि ये एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी है वो दुगनी तेज करना है, राइट। और साथ ही उन सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं और उनको समझ में आ रहा है। लाइक करते हैं यानी मुझे लग रहा है कि उनको जो प्रश्न है वो समझ में आ रहा है। ये अच्छी बात है कि मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज मॉडल पेपर 4th से प्रश्न नंबर 2 से 11 तक करेंगे। कल हमने मॉडल पेपर 3 से प्रश्न किए थे 2 से 11 तक, तो आपने वो समझे होंगे। और वैसे के वैसे प्रश्न इसके अंदर भी है, थोड़ा बहुत कोई चेंज होगा तो वो आपको नया सीखने को मिल जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले करते हैं दूसरा प्रश्न। और आपको पता होना चाहिए कि दूसरा और तीसरा प्रश्न आएगा हमेशा वैदिक गणित से, ठीक है। तो वैदिक गणित से आपके या तो वर्ग आ सकता है या घनफल आ सकता है, तो दोनों की सूत्र है वो आपको याद करने पड़ेंगे। और तीसरा जो आ सकता है वो व्यवकलन वाला, जैसे कि ये तीसरा प्रश्न दे रखा है तो ये भी करेंगे हम। तो पहले करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके दे रखा है कि 208 का घनफल ज्ञात कीजिए। आपको घनफल निकालना है और 208 दे रखा है संख्या। और घनफल निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि दो, घनफल का अर्थ क्या होता है वो आपको बता दूं पहले कि दो का आपको घनफल पूछा है तो दो का घनफल का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3, ठीक है। यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। ये 2 का घनफल है। इसी प्रकार आपको 208 का घनफल निकालना है, परंतु यहाँ पे ये मेथड नहीं लगाना है, राइट। ये पूछ रहा है हमें वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न है, तो वैदिक विधि से किस ढंग से घनफल निकालते हैं वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने सूत्र याद कर लिया होगा और उस सूत्र में इन सबको रखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो ये सूत्र मैंने लिख के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये लंबा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बाकी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसका। देखिए, घनफल बराबर उपाधार अंक की घात 2 ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 स्लैश विचलन की घात 3। अब ये आपको सूत्र अगर याद है तो आप इस 208 का घनफल है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपाधार अंक क्या होता है, संख्या क्या है और विचलन क्या है। तीन बातें हैं यहाँ पे, तो तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ कि संख्या क्या है। तो देखिए, संख्या तो जो आपको पूछा है, जिसका घनफल पूछा वो संख्या हो गई, तो ये आ गया 208। अब इसका आधार क्या है, तो आधार हो जाएगा हमारे पास 100, यानी 3 डिजिट है, अर्थात इसका क्या हो गया आधार 100। अब इकाई, दाई और सैकड़ा, सैकड़ा अंक जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप बस इसमें देख लो, जैसे डबल डिजिट है, जैसे मान लो ये। अब इसका आपको उपाधार अंक निकालना है, तो इकाई और दाई, दाई अंक है वो हो जाएगा उपाधार अंक। घनफल निकालने की दो विधियां, एक तो आधार विधि और एक है उपाधार विधि। तो जिसमें उपाधार अंक का वर्ग और ये उपाधार का गुणा होता है यहाँ पे, तो इस सूत्र के अंदर आपके उपाधार अंक का प्रयोग होगा, इसलिए आपको उपाधार अंक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 208 है तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा यहाँ से ये 2। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि उपाधार अंक जो भी होगा उसका गुणा आधा से करेंगे तो इसके करीब पहुंच जाएंगे, यानी 208। अब इसका जो विचलन है, विचलन तो क्या हो जाएगा 8। देखिए, 2 का गुणा 100 से किया था 200 आ गए, और 200 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 208। तो विचलन हो गया हमारे पास 8। तो इस ढंग से सभी आपके पास आ गए जो सूत्र में हमें चाहिए। कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो 507 दे रखा, उसका आपको घनफल पूछा है, तो इसका जो उपाधार अंक आधार तो हो जाएगा सेम वही 100, विचलन हो जाएगा आपके 7 और उपाधार अंक क्या हो जाएगा 5, यानी इकाई, दाई और सैकड़ा। तो ये आपको ज्ञात करने आने चाहिए, तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूं सभी मान, हटा देते हैं इसको, मैं सूत्र के अंदर रखता हूं। देखिए, घनफल निकालना है मुझे किसका 208, 208 का घनफल यानी 208 की घात 3। अब देखिए उपाधार अंक कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2 की घात 2 आ जाएगा, सूत्र में 2 है। ब्रैकेट संख्या, संख्या कितनी है 208, तो 208 फिर प्लस 2 इंटू विचलन कितना है
विचलन है वो 8 है। फिर ब्रैकेट स्लैश उपादार अंक कितना है 2 इंटू ये 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे इंटू विचलन की घात 2, विचलन है वो कितने हैं 8 और 8 की घात 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3, तो विचलन कितना है 8 और 8 की घात आ जाएगा 3। अब इसको सरल करना है, 2 की घात 2 कितने हो गए 4, 208 ऐसा का ऐसा लिखो, एक बार गुणा कर दो, पहले 2 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर स्लैश इसका गुणा कर दो, 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 इंटू 8 की घात 2 है तो 8 इंटू 8 कितने हो गए 64 और 8 की घात 3 यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हो जाएंगे 512, तो आ जाएगा 512, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने हो जाए 512। अब मैं कर लेता हूं जोड़, देखिए 4 208 और 16 मिलकर कितने हो गए 224, फिर स्लैश 6 इंटू 64, अब 6 का गुणा 64 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 384 और 512 ऐसे कैसे, 4 का गुणा 224 से कर दो, तो 4 का गुणा 224 से करेंगे तो क्या आएगा 896 896 और ये 384 और ये है 512। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रथम खंड है ये इसके अंदर कितने भी डिजिट होंगे चलेगा, परंतु मध्य खंड और तृतीय खंड इन दोनों खंडों के अंदर आपको कितने अंक रखने हैं सिर्फ 2। 2 क्यों रखना है, क्योंकि आधार में क्या है 100 और 100 में डबल जीरो है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मध्य खंड में और तृतीय खंड में डबल डिजिट रखना है और बाकी को पीछे जोड़ते जाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए 896 इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया ऐसा कैसा स्लैश, यहाँ पे जो ये 1 और 2 है इसको यही रखूंगा, ये जो 5 है इसको पक्षांतर करके इसके अंदर जोड़ना है, तो कितने हो गए देखिए 3 8 और इसके अंदर जुड़ जाएगा तो 9 यानी 389 हो जाएंगे, 384 के अंदर 5 जुड़ गए स्लैश 1 2, प्रथम खंड यानी ये खंड है इसके अंदर डबल डिजिट आ गए। ओके, अब यहाँ पे इस मध्य खंड के अंदर भी आपको डबल डिजिट रखना है यानी 8 और 9 तो यही रहेंगे, ये जो 3 है इसको पक्षांतर करके इधर जोड़ना है, तो देखिए क्या स्थिति आएगी हमारे पास 8 ये 8 9 6 के अंदर ऐड करना है 3 को, तो कितने आ जाएंगे 8 9 9 ठीक है, और मध्य खंड के अंदर आपके रह गए 2 डिजिट 8 और 9 और तृतीय खंड के अंदर 2 डिजिट रह गए 1 और 2। अब आपको इन सबको पास पास में लिखना है, तो 8 9 9 8 9 1 और 2 ये सब डिजिट आ गए और ये आ गया इसका आंसर, यानी कि 208 का घनफल है वो ये हो जाएगा 8998912। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आधार 10 है तब तो इस खंड में और इस खंड में यानी एक एक डिजिट रखना है, और आधार 100 है तो दो दो डिजिट रखना है, यही है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए क्या है इसके अंदर कि वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए, आपको घटाना है यानी बाकी करना है, किससे वैदिक विधि से, ऐसे बाकी आपको आती होगी परंतु वैदिक विधि से कैसे करते हैं वो समझना है। देखिए इसके अंदर करते क्या है कि कोई छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे है, जैसे कि 6 है और नीचे है क्या है 7, तो 6 में से 7 को घटाना है, तो 7 तो जाता नहीं है तो क्या करेंगे 7 का जो परम मित्र अंक है उसका प्रयोग करेंगे, और परम मित्र अंक क्या चीज है वो समझा देता थोड़ा। जैसे 1, अब 1 का जो परम मित्र अंक होता है वो 9 होता है, 2 है 2 का परम मित्र अंक कितना होता है 8, 3 का परम मित्र अंक होता है 7, 4 का परम मित्र अंक होता है 6, 5 का परम मित्र अंक होता है 5। तो आपने समझ लिया होगा कि क्या ये एक्चुअल में दो अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए 10, यानी 1 प्लस 9 कितना आ गया 10, 2 प्लस 8 कितना आ गया 10, 3 प्लस 7 कितना आ गया 10, प्लस करेंगे 10 प्लस करेंगे 10, यानी कि 2 डिजिट का योग है वो 10 लाना है। तो जो भी अंक पूछे उसको घटा दो 10 में से तो आपको परम मित्र अंक मिल जाएगा, परम मित्र अंक। ये आपने छोटी क्लासों में अलग से पढ़ा होगा इसको, तो ये पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 6 है 6 में से मुझे घटाना है 7 को, तो 7 नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे 7 का जो परम मित्र अंक है उसको इस ऊपर वाली संख्या के अंदर जोड़ देंगे, तो यहाँ 7 का परम मित्र अंक कितना है 3,
और 3 को इस ऊपर वाले 6 के अंदर जोड़ना है। तो 6 प्लस 3 कितने हो गए 9, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस ढंग से इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूं 9। अब जब भी परम मित्रांक का प्रयोग होता है तो पास वाली संख्या में एकाधिक n लगाना है। जैसे ये 7 था, 7 नहीं कट रहा था, तो परम मित्रांक का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे एकाधिक n आएगा। अब एकाधिक n का अर्थ ये हुआ कि ये 6 ना होके कितना हो गया 7, क्योंकि यहाँ ऊपर एक बिंदु लगाया है, ये एकाधिक n है, यानी एक संख्या जुड़ गई इसके अंदर। अब 5 में जब मुझे कितना घटाना है, वापस 6 नहीं घटाना, कितना घटाना है 7, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घट रहा है, तो क्या करेंगे 7 का जो परम मित्रांक है कितना 3, 7 का परम मित्रांक कितना है 3, और 3 को जोड़ देंगे इस 5 के अंदर, ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो 3 प्लस 5 कितने हो गए 8, तो ये आ जाएगा 8। अब वापस क्या हुआ है, परम मित्रांक का प्रयोग हुआ है, इसलिए पास वाली संख्या पे एकाधिक n, ये आ गया एकाधिक n, यानी ये 4 ना होके कितने हो गए 5। अब मुझे घटाना है, इस 3 में से 5 को घटाना है, तो 3 में से 5 तो घटता नहीं है, तो क्या करेंगे 5 का जो परम मित्रांक होता है 5, इस 5 को जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या 3 के अंदर, तो कितने हो गए 8। ठीक है, ये हो गया 8, लिख लिया 8। वापस परम मित्रांक का प्रयोग हुआ है तो यहाँ एकाधिक n लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया 0 के ऊपर बिंदु। अब 0 ना होके ये 1 हो गया, अब 8 में से 1 इजीली जा रहा है, इसलिए घटा दो, तो 8 में से 1 गया तो कितना बचे 7। अब देखिए यहाँ पे परम मित्रांक का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए एकाधिक n यहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। अब 9 में से 7 गया तो क्या बचा 2, तो इस ढंग से आपके आंसर हो गया 27,889, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से बहुत ही सरल तरीके से आप वैदिक विधि से व्यवकलन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से मिलेगा, और समांतर श्रेणी क्या है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत ही समांतर श्रेणी से सरल प्रश्न दे दिया है आपको, एक AP दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें से आपको पूछा क्या है, एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर d। तो बहुत ही सरल तरीका है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एपी है वो, एपी इंग्लिश में लिखते हैं समांतर श्रेणी को, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो एपी का प्रथम पद लिख लेता हूं, प्रथम पद, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए कितना है, एपी जो दे रखी है समांतर श्रेणी कंटिन्यू सीरीज दे रखी है, उसमें से जो पहला पद है, ये जो पहला पद है वो हो जाएगा इसका प्रथम पद, तो ये आ गया -7। बहुत ही सरल। अब आपको निकालना है सार्वअंतर, तो सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी से लिखते हैं डिफरेंस। अब इसमें क्या करना है कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे, देखिए वापस थोड़ा क्लीन करके आपको समझाता हूं। पहला पद तो है -7, दूसरा पद क्या है -9, तीसरा पद क्या है -11 और चौथा पद -13, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ रही है एपी। तो दूसरा पद क्या है माइनस का 9, तो लिख लो ये माइनस का 9 दूसरा पद। इसमें से घटाना क्या है, प्रथम पद को घटाना है, तो घटा दो। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इसलिए पास में यहाँ माइनस लिखूंगा ऐसे -7, तो इनका झगड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये -9 ऐसे कैसे, माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 7। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का जब भी संख्या होती है तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो 9 में से 7 गए तो क्या बचे 2। अब बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो आता है संख्या के आगे, तो 9 के आगे माइनस है इसलिए आ जाएगा माइनस। तो ये आपको माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही सरल है। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो क्या आ जाता है सार्वअंतर। अब जैसे सिंपल सी कोई एपी होती, जैसे 2 4 6 8 10, इस टाइप की कोई एपी मिली और इसमें प्रथम पद पूछा तो आप क्या निकालेंगे फटाक से 2, ये तो हो गया प्रथम पद। डी सार्वअंतर क्या हो जाएगा, दूसरे में से प्रथम को घटाना है, यानी 4 में से 2 गए तो क्या बचे 2। अब अंतर है वो हमेशा समान ही रहेगा, जैसे 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो ऐसी सीरीज को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके प्रायिकता से संबंधित है, 5वां।
करते हैं इसको कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई पासा है और उसको फेंका तो उसमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि पासे पर टोटल अंक कितने होते हैं। सबको पता होगा कि 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं प्रत्येक फलक पे। 6 फलक होते हैं और तो प्रत्येक फलक पे 1 फिर 2 3 4 5 6 इस ढंग से लिखा हुआ होता है। तो करना कैसा है इसको, देखिए लिखना है कि एक पासे पर कुल संभावित परिणाम या फिर ऐसे लिख सकते हैं पासे पर कुल अंक, कोई भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए आपके पासे पर जितने भी डिजिट आते हैं वो सब लिख लिए मैंने कि 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं। अब आपको जो पूछा है उसके बारे में लिखना है। क्या पूछा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछा है। तो 4 से बड़े अंक कितने हैं इसमें से वो आपको लिखना है कि 4 से बड़े अंक। अब 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ 1 2 3 4 से बड़ा जो 5 है और 6 है तो 5 और 6 दो डिजिट है वो 4 से बड़े हैं। अब आपको जो पूछा है उसकी प्रायिकता निकालते हैं। आपको पूछा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो वो का वो लिख लो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब सूत्र इसका आपको याद कर लो तो बेस्ट है। अनुकूल परिणामों की संख्या या फिर अनुकूल परिणाम लिख दो, सिर्फ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल यानी आपको जो पूछा है उसके बारे में 4 से बड़े अंक पूछा है। तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से, एक तो 5 है और 6 है, यानी कि 2 डिजिट है वो 4 से बड़े है तो यहाँ 2 आ जाएगा। और कुल परिणाम 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं पासे पर तो ये आ जाएगा 6। अब 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार तो आ जाएगा 1/3 इसका आंसर। तो बहुत ही सरल है प्रायिकता से संबंधित प्रश्न, इसमें आपके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पूरा टॉपिक मैंने जब पढ़ाया तब आपको प्रायिकता से संबंधित हर टाइप की जो डाउट है वो क्लियर कर दिया था। जैसे ही हम पूछ लिया मान लो कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 6 से बड़ा अंक आना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं तो ये असंभव घटना हुई। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0, क्योंकि अनुकूल परिणाम यहाँ क्या हो जाएंगे 0 और 0 में 6 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो इस ढंग से आप कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और पासे से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ये जो छठा प्रश्न है वो भी आपके पासे से संबंधित है, देखिए तो इसको करते हैं। ये दे रखा है कि यदि PA बराबर है 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे एक सूत्र आपको याद करना है कि PA प्लस PA बार, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता को PA से प्रेजेंट करते हैं और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को क्या करते हैं PA बार से प्रेजेंट करते हैं। और उसकी जो योग होता है यानी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना आता है 1। तो ए नहीं वाली जो घटना है वो PA से मैंने प्रेजेंट किया है। अब PA है वो कितना दे रखा है 0.65, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 0.65 फिर प्लस ये जो PA बार लिखा है वो ये है, यानी A नहीं की घटना। आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं A नहीं की घटना, ओके। मैंने PA बार से लिखा है तो PA और बार बराबर आता है 1। अब इसको पूछा है मुझे PA बार बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये जो 0.65 है इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लाना है तो 1 माइनस हो जाएगा 0.65। अब देखिए तो PA बार का मान कितना आ जाएगा, 1 में से 0.65 को घटाना है। तो ये भी बहुत जने गलती कर दी थी मेरी क्लास के अंदर, जब मैंने पूछा कि 1 में से 0.65 को घटाइए तो बहुत जनों ने गलती कर दी। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा घटा के बता देता हूं ताकि आपकी परीक्षा में गलती न हो। छोटी छोटी बातें हैं परंतु गलत हो जाती है क्योंकि छोटी क्लासों के अंदर इतना डीपली पढ़ा नहीं होगा। अब देखिए 1 में से घटाना है आपको, क्या है 0.65 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करना है
यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या है, यानी दो डिजिट है 6 और 5, तो यहाँ पर भी आप पॉइंट लगा के दो शून्य लगा दो, यानी बिना पॉइंट वाली संख्या है एक, इस एक में से मुझे 0.65 घटाना है, यानी पॉइंट वाली संख्या घटाना है। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, पॉइंट वाली बना दी, यानी 1.00। अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, और पॉइंट के इधर वाली यानी राइट हैंड साइड वाली संख्या लिख लो कंटिन्यू 6 और 5, और इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली जीरो, पॉइंट के इधर वाली जीरो। अब इसको घटाएंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बाकी आपको आती है। देखिए 0 में से 5 नहीं जाता, तो क्या करेंगे, उधार लेंगे यहाँ से। अब ये भी 0 है, तो यहाँ से उधार जाएगा, तो उधार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से जब यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएगा 9। राइट, ये छोटी छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब 10 में से 5 गए तो क्या हुआ, 5। जिसको आता होगा उसको बोरिंग लग रहा होगा, परंतु जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बड़ी काम की बातें हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने उधार ले लिया था, कितने हो गए 9। अब 9 में से 6 गया तो क्या बचा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहां से मैंने उधार ले लिया था, 0 हो गया था, 0 में से 0 गया तो 0, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.35। ठीक है, तो इस ढंग से आपको इसका आंसर निकालना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बार की जगह ए नहीं की प्रायिकता बराबर 0.35। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपके 7वां प्रश्न है वो दे रखा है कि आंकड़ों के अध्ययन में वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। तो ये डैश वर्क के अंदर जो दे रखा है उसको याद कर लो। ठीक है ना, इसके अंदर कोई बताने वाली मैथ्स की कोई बात नहीं है। फिर 8वां प्रश्न है कि पीयूसी क्या है और इसे क्यों दिया जाता है। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है, ये सबको पता है और पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो इसमें 7वां और 8वें प्रश्न में कोई बताने लायक बात नहीं है, आप इसको अध्ययन करके इसका जवाब आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट 9वां प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दे रखा है कि y का वह मान जिसके लिए बिंदु P 2 और 3 तथा Q 10 और y के बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बोर्ड में ऐसे पूछे गए प्रश्न कई बार, तो इसको अच्छे ढंग से करना है। ये दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके होगा, इसके y का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। ये प्रश्न है कि y का वह मान जिसके लिए बिंदु P 2 और 3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ PQ यानी दूरी जो PQ है, P और Q ये आपको दे रखी है कितनी, 10 मात्रक। ठीक है, अब PQ निकालना है तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ पे P और Q पे आपका ध्यान होना चाहिए, P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। पहले ब्रैकेट के अंदर 1 1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा। देखिए पहले में से पहला घटाएंगे और दूसरे में से दूसरा, यानी कि 10 में से घटाना है क्या, 2 को का होल स्क्वायर, फिर प्लस y में से क्या घटाना है, 3 को और इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर 10। थोड़ा सरल कर देते हैं इसको। 10 में से 2 गए तो क्या बचे 8 और 8 का स्क्वायर, फिर प्लस इसको ऐसे कैसे रखता हूं मैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब क्या करता है, दोनों साइड में वर्ग करना है। यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ। देखिए अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 8 का स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग हो गया। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 इंटू 8 कितने हो गए 66,
फिर प्लस, अब देखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमीका जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू 3 हो जाएगा तो 6 और y, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, बराबर 10 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 100। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो 100 है राइट हैंड साइड में, इसको पक्षांतर करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित करके लिखता हूँ मैं, वाई स्क्वायर को पहले लिखा, फिर माइनस 6y एक दी का समीकरण का रूप देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 64 लिखा प्लस 9, ठीक है, और माइनस आ जाएगा 100 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो 100 है इसको उठा के यहाँ लाया लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब प्लस का कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है, चिन्ह है वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y 64 प्लस 9 ये कितने हो गए, प्लस के 73 माइनस 100 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 6y 73 लेस देन 100 कितना हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को आपको हल करना आना चाहिए, यानी कि एक गुणनखंड द्विघात गुणनखंड है, और द्विघात गुणनखंड मैंने अच्छे ढंग से एक वीडियो में बताए हुए हैं, आपको नहीं आता है तो वो समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा यदि आपको वो गुणनखंड नहीं आता है। अब इसमें करना क्या है कि वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है 1, अब 1 का गुणा करना है सबसे पहले 27 से, तो क्या आ गया 27। अब 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 27 आए और घटाने पर 6 आए, तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे 9 और 3, 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 इंटू 3 तो कितना आ जाएंगे 27, 9 में से 3 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 6, यानी बीच वाली संख्या आनी है घटाने पर, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस। तो इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से अगर समझाने बैठूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपको गुणनखंड से संबंधित हर बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ मैं सीधा ही करता हूँ इसको, वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस के 3y माइनस के 27 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो पद है इसको सरल करके वापस ये लाना है। देखिए 9y माइनस के और प्लस के 3y घटेगा तो वापस आ जाएगा माइनस का 6y, और माइनस 27 ऐसे कैसे, और वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा है। अब दो दो पदों में से कॉमन लेना, यहाँ से वाई स्क्वायर और माइनस के 9y में से y है वो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे y, और यहाँ से माइनस के 9 बच जाएंगे क्योंकि y है वो कॉमन ले लिया है, फिर प्लस यहाँ पे 3 का भाग है वो दोनों में जा रहा है तो 3 है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा y माइनस 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार, तो आ जाएगा 9 बराबर 0। अब देखिए वापस यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा एक पद है और एक दूसरा पद है, इन दोनों में y माइनस 9 कॉमन है तो y माइनस 9 मैं ले लूंगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ से y रह गया और प्लस यहाँ से 3 रह गया तो आ गया 3 बराबर 0। अब दोनों को जब 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका उत्तर, तो यहाँ मैं बराबर कर लेता हूं। देखो y माइनस 9 बराबर 0, तो आ जाएगा मेरे पास y का मान कितना आ जाएगा 9, यानी एक आंसर तो आ गया आपके पास। y का मान आपको पूछा है तो y का मान या तो 9 होगा या फिर y प्लस 3, ये जो y प्लस 3 है इसको मैंने 0 के बराबर किया तो आ जाएगा y बराबर माइनस का 3। तो दो आंसर है इसके, या तो y बराबर माइनस 3 होगा या y बराबर 9 होगा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, 10वां दे रखा है कि एक बिंदु का बिंदु पर जिसकी दूरी एक रेखा AB से सदैव 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि एक रेखा है AB है, इस AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो 5 सेंटीमीटर मान लो ये है, और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पथ है ये, तो ये क्या होगी, तो ये नेचुरली क्या होगी समांतर रेखा, यानी ए बी के समांतर एक रेखा बन जाएगी ऐसी स्पष्ट रूप से। तो यहां लिखना है समांतर रेखा, समांतर
रेखा। ओके, तो ये हो गया 10वें प्रश्न का आंसर। अब 11वां प्रश्न है वो वैसा का वैसा दे रखा है जैसा कि मॉडल पेपर 3 के अंदर 5वां प्रश्न था। क्या है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है और उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी गई संख्या 2 या 3 गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं और आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको आता होगा। ठीक है, तो इस ढंग से मॉडल पेपर 4 का 2 से लेकर 11 तक प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। किसी प्रकार को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा। थैंक्स।